जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी, जिसमें हम आपको अभ्यास करा रहे हैं 15 मिनट में 25 प्रश्न आप कैसे हल करेंगे। तो उसी क्रम में मैं आपका नया मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये क्लास डेली रात 9 बजे अपलोड होती है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा क्लास को। और जो प्रश्न होंगे वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल किए हैं। चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अपने। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहा गया है। इसमें हम अभ्यास करेंगे 25 प्रश्नों का। पहला प्रश्न, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाणिज्यिक बैंकों से बाजार में तरलता यानी कि मनी सप्लाई को सोखने के लिए अल्पकालिक ऋण लेता है, तो उस ब्याज दर को क्या कहा जाता है। दोस्तों, जब आरबीआई बैंकों से ऋण लेने लगता है तो इसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है ये मार्केट में लिक्विडिटी को कम करने के लिए या तरलता को सोखने के लिए अल्पकालिक ऋण ले लेता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि बैंकों के पास जो पैसा एक्स्ट्रा होता है बैंक आरबीआई को दे देते हैं और आरबीआई उनको ब्याज देता है। तो इस दर को क्या बोलते हैं, इस दर को बोलते हैं रेपो रेट सॉरी रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी। यहाँ पे लिखा गया रेपो रेट। तो रेपो रेट में क्या होता है कि आरबीआई जो है ना, ये बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है। तो ये आप ध्यान रखना, अगर आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को लोन दे रहा है तो वो होता है बैंक रेपो रेट। अब अगर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में तो होगा रेपो रेट और लॉन्ग टर्म में होगा बैंक रेट। तो ये दोनों ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशन में आरबीआई बैंकों को लोन देता है। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो रेट पे देता है और लॉन्ग टर्म के लिए बैंक रेट पे देता है। दोस्तों, अगर आरबीआई के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई जो है ये किस आयोग की सिफारिश पे बना था, तो एक आयोग है हिल्टन यंग आयोग। तो हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर आरबीआई बना था साल 1934 में। और आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप बताइएगा। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, कलकत्ता। क्लियर, याद रखिएगा। और आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये भी आप याद रखें। हमसे पूछा गया था आरबीआई बैंकों से जो ऋण लेता है उस किस दर पर लेता है, तो रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की किस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत उच्च होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या की वृद्धि धीमी और स्थिर रहती है। तो ये हमें बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, जनसंख्या में जन्म दर और मृत्यु दोनों उच्च होंगी, तो इसको बोलते हैं प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या होता है कि चिकित्सीय सेवाओं की कमी होती है, तो उसमें क्या होता है कि जन्म और मृत्यु दर दोनों उच्च होती हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में क्या होता है कि मृत्यु दर तो घट जाती है, मृत्यु दर घट जाती है लेकिन जन्म दर बढ़ जाती है। ठीक है, जन्म दर बढ़ जाती है और मृत्यु दर घट जाती है। और द्वितीय अवस्था में जो है क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट की अवस्था। और ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कौन सी अवस्था जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाती है। तो आप बताइएगा, द्वितीय अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहलाता है। क्लियर, याद रखिएगा। तो हमसे पूछा गया था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च होती है प्रथम अवस्था में। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अर्थात जॉइंट सिटिंग का प्रावधान है। तो जॉइंट सिटिंग कौन से आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है और इसे कौन बुलाता है। सही जवाब क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, अगर कोई साधारण विधेयक है और साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में कोई मतभेद हो जाए, ठीक है, लोकसभा अपनी अलग राय दे, राज्यसभा अपनी अलग राय दे, तो इस बीच में गतिरोध उत्पन्न हो सकता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त जो बैठक है, जो जॉइंट सेशन है, उसको बुलाया जाता है। और वो बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत। कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा ये इन्वाइट होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसको चेयर कौन करता है, तो वो होते हैं लोकसभा के स्पीकर। जब भी हमारी संसद का जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सिटिंग होती है, तो उसको जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ठीक है, याद रखा। और संविधान में जॉइंट सेशन की जो बात हमने ली है वो कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल
के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल जो होता है ये ठीक 12 बजे शुरू होता है। ठीक है, तो ठीक 12 बजे शुरू होता है और उसमें सदस्य बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। और मैं बता दूं शून्यकाल की शुरुआत भारत की संसदीय प्रणाली में कब हुई थी? तो 1962 में ये शुरू हुआ था, 1962 से। ये आप याद रखना, शून्यकाल भारत की देन है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है दुनिया को, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, किसी सामान्य विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध होने पर बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मैंने अभी बताया है, जब भी कोई सामान्य विधेयक है उस पर कोई गतिरोध हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, स्पीकर करता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो 118 में लिखा गया है। आर्टिकल 118 के तहत लोकसभा का स्पीकर जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अर्थात नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव केवल पहले तो मैं बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है, तो ये आप याद रखना, और इसके लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, 50 अनुमोदन। अगला प्रश्न क्या कहा गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन अर्थात प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है जब राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए? तो दोस्तों, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, इसे राज्य आपातकाल भी कहा गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में लिखा गया है। ठीक है, याद रखना। और भारत में एक आपातकाल होता है वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, और ये वित्तीय आपात जो है ये आर्टिकल 360 में लिखा गया है, 360। ठीक है, और ये जो वित्तीय आपातकाल है जब देश की जो साख है, जो मुद्रा साख है, उसमें कुछ दिक्कतें होने लगती हैं। ठीक है, तो ये लगाया जाता है, और ये वित्तीय आपातकाल का प्रावधान हमने जर्मनी से लिया है, तो ये जरूर याद रखना, जर्मनी के संविधान से हमने लिया है। हमसे पूछा गया था राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? जब संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट होकर या किसी गंभीर मुद्दे पर आधे घंटे की बहस अर्थात हाफ एन आवर डिस्कशन की मांग की जाती है, तो लोकसभा में इसके लिए सप्ताह में कितने दिन नियत होते हैं? तो दोस्तों, जब भी किसी मंत्री के उत्तर से कोई भी सांसद जो है वो असंतुष्ट है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सप्ताह में 3 दिन होते हैं, है ना, 3 दिन। 3 दिन में क्या है कि आप जो है लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा के लिए एक तो मंडे, एक वेडनेसडे और एक आपका फ्राइडे, ये 3 दिन में आप चर्चा कर सकते हैं। तो सप्ताह में 3 दिन होते हैं, ये आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार है जिसमें प्रसिद्ध बल्लम कली नौका दौड़ का आयोजन भी किया जाता है? तो ओणम दक्षिण भारत के केरल राज्य का त्यौहार है जो राजा महाबली की आत्मा के प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि ओणम के दिन जो है राजा महाबली की आत्मा धरती पर आती है और अपनी प्रजा को सुख और समृद्धि का वरदान देके जाती है। तो राजा महाबली की सम्मान में ये आयोजित होता है। और मैं आपको बता दूं, ओणम जो है ना ये 10 दिन तक चलता है, 10 दिन तक। और ओणम पर एक डांस होता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुलिकली, इसको टाइगर डांस भी बोलते हैं। तो पुलिकली डांस ये ओणम के अवसर पर किया जाता है केरल में, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और ये फसल कटाई का त्यौहार भी माना जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। दोस्तों, केरल का ना एक त्यौहार और आप याद रखना, विशु। तो विशु जो होता है ये मलयालम कैलेंडर का नववर्ष है, तो केरल का नववर्ष क्या कहलाता है? विशु कहलाता है। और केरल में एक त्यौहार और है, वो है आपका केरल का एक त्यौहार ओणम हो गया, आपका विशु हो गया। एक त्यौहार सबरीमाला मंदिर में मेला लगता है ना, सबरीमाला मंदिर, ये आप याद रखना। केरल में सबरीमाला मंदिर है और यहाँ पे पूछा जाता है। और केरल में मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, केरल का एक डांस है मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का डांस है, आपसे पूछा जाता है। और एक है आपका थय्यम। तो थय्यम और मोहिनी अट्टम कहाँ के डांस हैं? केरल के डांस हैं। ठीक है, याद रखना, भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य केरल है। और केरल में एक जगह है आपकी कोचीन, कोचीन को अरब सागर की रानी बोलते हैं, तो ये जरूर याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और केरल की एक झील भी है, सस्टम कोट्टा झील। तो सस्टम कोट्टा झील ये कहाँ पर है? तो आप बताइएगा, केरल में है, और इसको झीलों की रानी कहा जाता है। ये ताजे पानी की झील है, झीलों की रानी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल महाबलीपुरम के स्मारक किस राजवंश के राजाओं द्वारा निर्मित करवाए गए थे? तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में शामिल है महाबलीपुरम के स्मारक, वो पल्लव राजवंश की देन है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पल्लव राजवंश। और मैं आपको ये बता दूं कि जो पल्लवों में कौन सा राजा था, वो था नरसिंह वर्मन प्रथम, है ना, मेन राजा जिसने मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये आप याद रखना। पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है सिंह विष्णु। पल्लव वंश का जो संस्थापक माना जाता है तो वो है आपका सिंह विष्णु, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। और ये महाबलीपुरम के रथ स्मारक तमिलनाडु में देखे जाते हैं। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका चोल वंश। चोल वंश का संस्थापक आपके एग्जाम में बहुत आता है एसएससी में, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय है। तो महाबलीपुरम के स्मारक पल्लव राजवंश की देन है। अगला प्रश्न, नागर, द्रविड़ और बेसर ये शब्द किसको संदर्भित करते हैं? तो दोस्तों नागर, द्रविड़ और बेसर जो है ना, ये आर्किटेक्चर स्टाइल है और ये टेम्पल में यूज किया जाता है। तो भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, नागर, द्रविड़ और बेसर। ठीक है, याद रखना। मैं आपको बता दूं, उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं वो नागर स्टाइल में बनते हैं, साउथ इंडिया में जो मंदिर होते हैं वो द्रविड़ स्टाइल में बनते हैं, और इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए नागर और द्रविड़ को तो वो स्टाइल बनता है बेसर। तो नागर, द्रविड़ और बेसर जो है ना, ये भारत में मंदिर की वास्तुकला की शैलियाँ हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया दोस्तों, तमिलनाडु में पोंगल त्योहार के अवसर पर आयोजित होने वाला प्रसिद्ध जल्लीकट्टू खेल किस पशु से संबंधित है? तो दोस्तों जल्लीकट्टू जो होता है ना, इसमें सांडों को कंट्रोल किया जाता है, तो इसमें बैल या बुल फाइटिंग एक तरह से की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं तमिलनाडु का नया साल क्या है, वो है पुथांडू। तो तमिलनाडु का नया साल पुथांडु है, ये पूछा जाता है। तमिलनाडु में एक त्यौहार और होता है थाईपूसम, भगवान मुरुगन को समर्पित है थाईपूसम त्यौहार, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, थाईपूसम। और तमिलनाडु में एक त्यौहार और होता है, वो है नाट्यांजलि महोत्सव, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ऑप्शन सी केरल। और यहाँ पे लिखा गया तमिलनाडु, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी डांस ये आंध्र प्रदेश का डांस है, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ भारत में एक क्लासिकल डांस हो रहा है, वो है सतरिया। तो सतरिया क्लासिकल डांस ये असम का है। अगला प्रश्न, गैम्बिट और स्टेलमेट और चेकमेट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये जो 3 शब्द हमने प्रश्न में लिखे हैं, गैम्बिट, स्टेलमेट और चेकमेट, ये तीनों ही शतरंज में यूज किए जाते हैं। तो चेस इसका आंसर है। ठीक है, चेस। और मैं आपको बता दूं चेस में एक शब्दावली और यूज करते हैं, बिशप। ऊँट को बिशप बोलते हैं, शतरंज में ऊँट को बिशप कहा जाता है, तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाएगा। क्लियर। और मैं ये एक शब्दावली और बता देता हूँ, वो है पॉन, PAWN, पॉन। पॉन होता है प्यादा, तो शतरंज में प्यादे जो होते हैं ना, उनको पॉन कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा आपका शतरंज। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ शतरंज के लिए ना एक बॉडी होती है जो इंटरनेशनल स्तर पर इसको देखती है, वो है फीडे, और फीडे का मुख्यालय लॉज़ेन में है। शतरंज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉडी फीडे है, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और शतरंज के लिए भारत का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है विश्वनाथन आनंद, और इसकी आत्मकथा का नाम क्या है? माइंड मास्टर। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है, तो शतरंज में भारत का जो पहला ग्रैंड मास्टर था वो था आपका विश्वनाथन आनंद, और उसी की आत्मकथा है। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहा गया, ओलंपिक खेलों के प्रतीक चिन्ह में 5 अलग अलग रंगों के छल्ले होते हैं, इसमें नीला जो छल्ला है वो किस महाद्वीप को बताता है? तो नीला छल्ला यूरोप का होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, यूरोप। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ओलंपिक खेल जो होते हैं ना, ये नियमित रूप से 4 वर्ष के अंतराल पर खेले जाते हैं, तो ये जरूरी आप याद रखना। आफ्टर 4 ईयर, ये आपके अल्टरनेट 4 ईयर के बाद ही शुरू होते हैं। और ओलंपिक खेल जो हैं इनके लिए जो ओलंपिक समिति है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका मुख्यालय लॉज़ेन शहर में है। ठीक है, याद रखना। और हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और भारत में अगर हम आपसे पूछें कि पहला व्यक्ति बताओ जिसने गोल्ड मेडल जीता था व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में, तो वो था आपका अभिनव बिंद्रा। तो भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति अभिनव बिंद्रा है, और इसने भारत को पहला गोल्ड दिलवाया था बीजिंग ओलंपिक 2008 में, तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बता दूं ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं, ये जो एशिया का छल्ला होता है ना,
एशिया का छल्ला होता है येलो यानी कि पीला, यूरोप के लिए ब्लू हो गया नीला, अफ्रीका के लिए ब्लैक हो गया और अमेरिका के लिए रेड हो गया। ग्रीन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए होता है, ग्रीन ऑस्ट्रेलिया का रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप याद रखना। अगला प्रश्न, तीस्ता नदी जल विवाद भारत और किस पड़ोसी देश के साथ है? तो तीस्ता नदी का विवाद भारत का बांग्लादेश के साथ में है। ठीक है, बांग्लादेश। तीस्ता नदी वैसे कहाँ से निकलती है? तो सिक्किम से ये निकलती है, सोलामू झील से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ से और ये फिर पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती है। तो इसको नदी के पानी को लेकर विवाद है भारत बांग्लादेश के बीच, ये आप याद रखना। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा उसकी लंबाई है 4096.6 किलोमीटर। और बांग्लादेश जो है ना, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है, कबड्डी। ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो तीस्ता नदी जल विवाद भारत बांग्लादेश के साथ में। अगला प्रश्न, लब लब जो यूज करते हैं वो शून्य अंक के लिए यूज करते हैं। ड्यूस और स्मैश शब्दावली का संबंध किससे है? तो लब, ड्यूस और स्मैश शब्द की शब्दावली होती है वो लॉन टेनिस से होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब, लॉन टेनिस और बैडमिंटन। लॉन टेनिस और बैडमिंटन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, लॉन टेनिस के लिए कप होता है डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से। और बैडमिंटन के लिए होता है थॉमस कप, थॉमस कप। और ये थॉमस कप जो है ना, ये आपका पुरुष बैडमिंटन के लिए होता है। एक होता है उबेर कप, उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए होता है। तो थॉमस कप और उबेर कप का संबंध जो है वो बैडमिंटन से है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों, यहाँ लिखा होगा फुटबॉल। फुटबॉल में ना एक शब्दावली हम यूज करते हैं, मतलब कार्ड दिखाए जाते हैं, येलो कार्ड। एक होती है बनाना किक। तो बनाना किक अगर कभी क्वेश्चन आए कि किससे संबंधित है तो फुटबॉल में होती है। हमसे पूछा गया लब, टेनिस में शून्य अंक को लब कहा जाता है। ड्यूस और स्मैश ये भी टेनिस की शब्दावली है, टेनिस के साथ साथ ये बैडमिंटन में भी यूज की जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है? तो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी है वो है हकाबो राजी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हकाबो राजी। क्लियर, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, म्यांमार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है आपकी इरावदी नदी। इरावदी नदी को म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और म्यांमार और भारत की सीमा पर एक पर्वत है जिसका नाम है अराकान योमा। तो अराकान योमा पर्वतमाला ये भारत और किस देश के बीच है? तो जवाब होगा आपका म्यांमार के बीच। भारत म्यांमार की बॉर्डर की बात करें तो असम राइफल यहाँ अपनी सुरक्षा का जिम्मेदारी संभालती है, असम राइफल। तो ये जरूर आप याद रखना कि म्यांमार की सीमा पर कौन सा अर्धसैन्य बल कार्य करता है? तो असम राइफल करता है। हमसे पूछा गया था म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हकाबो राजी, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट पुनसुम, पुनसुम किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत का पड़ोसी देश है भूटान, और भूटान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पुनसुम। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे लिखा गया है पिदुरु थालागाला। अगर आपसे पूछा जाए कि पिदुरु थालागाला ये किसकी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट पिदुरु थालागाला। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी वो है आपकी हकाबो राजी। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे जिन्हें वर्ष 1954 में पहला भारत रत्न मिला था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, सी राजगोपालचारी। और इन्हें राजा जी के नाम से भी कहा गया है, जाना जाता है। और 1954 में इनको पहली बार भारत रत्न मिला था। ठीक है, सी वी रमन के साथ मिलके। तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, क्या कहता है? अगले प्रश्न में कहा गया, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, केरल। और मैं आपको बता दूं, केरल में एक शहर है कोचीन, कोचीन में मसाला बोर्ड का मुख्यालय भी है। ठीक है, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोचीन में, और मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं, केरल जो है ना, यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है पेरियार। पेरियार एक नदी का नाम है, तो पेरियार टाइगर रिजर्व ये केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता कौन थे? तो आपको बताना, भारत के इतिहास में सबसे पहली बार किस व्यक्ति ने पदक जीता था ओलंपिक में? तो इंडिविजुअल कैटेगरी में कोई भी पदक हो तो वो थे आपके केडी जाधव। कुश्ती ये करते हैं, कुश्ती में इन्होंने जीता था, तो भारत के पहलवान थे केडी जाधव। साल 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने भारत को पहली बार कोई पदक दिलवाया था। ठीक है, वो थे केडी जाधव। लेकिन अगर पूछे कि पहला गोल्ड मेडल किसने दिलवाया, तो वो था अभिनव बिंद्रा। ठीक है, इन्होंने तो कांस्य जीता था, लेकिन ये पहले व्यक्ति थे। और इनको क्या बोलते हैं? इनको पॉकेट डायनेमो बोला जाता है, पॉकेट डायनेमो। क्यों? क्योंकि इनमें ताकत तो बहुत थी, लेकिन इनकी लंबाई थी 4 फीट। तो 4 फीट के व्यक्ति थे, इसलिए इनको पॉकेट डायनेमो कहा जाता था। ठीक है, तो केडी जाधव, ठीक है, वो भारत के पहले व्यक्ति बने जिन्होंने भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलवाया था। ये आप याद रखना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? तो बादलों का घर कहा जाता है मेघालय को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब मेघालय। ठीक है,
और गारो, खासी, जयंतिया, यहाँ पे 3 पहाड़ी होती हैं, तो वो आप याद रखना। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, और शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहा गया है, तो शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, मेघालय का एक त्यौहार है वांगाला। तो वांगाला त्यौहार ये कहाँ का है, तो मेघालय का। एक है वहदीन खलम, वहदीन खलम त्यौहार भी मेघालय का त्यौहार है। और मेघालय का सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला त्यौहार है नोंगक्रेम। तो नोंगक्रेम त्यौहार भी मेघालय का त्यौहार है। मेघालय असम का हिस्सा होता था, ठीक है। 1972 में ये अलग राज्य बना था, तो ये आप याद रखना। और ये इसको बोलते हैं बादलों का घर, ठीक है, बादलों का घर मेघालय। और मेघालय में ना एक नदी बहती है जो एशिया की सबसे स्वच्छ नदी मानी जाती है, उमंगोट। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त BS रमा देवी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, BS रमा देवी। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे बड़े की बात करें तो राजस्थान है, और सबसे छोटा गोवा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसकी स्थापना 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी, तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, और साल 1936 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और ये वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में है। तो ये था दोस्तों आज का मॉक टेस्ट। 25 प्रश्नों का मैंने अभ्यास आपको कराया था, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताई। फिर मुलाकात होगी कल की क्लास में, और ये रात 9 बजे क्लास आती है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा और वेट कीजिएगा अगली क्लास का। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।